हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पिछले साल में जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, संतति या संतान कंपनी किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द ऑफ स्प्रिंग कंपनी? देखिए, बात यह है कि कई बार कंपनीज में आपस में बहुत कंपटीशन होता है, न वो बिज़नेस अच्छे से कर रहा है न हमें बिज़नेस अच्छे से करने दे रहा है। तो उसका एक तरीका ये है कंपटीशन को ख़त्म करने का कि आप उसका बिज़नेस टेक ओवर कर लो, आप उसके असेट और लाइबिलिटीज खरीद लो। तो ये तो हो गया टेक ओवर। दूसरा तरीका ये है कि आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद लो। शेयर्स भी कितने? 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लो। अगर आप ऐसा कर लेंगे, अगर आप उसके 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेंगे सर, तो कंट्रोलिंग राइट्स आपके हाथ में आ जाएंगे। बोर्ड में डायरेक्टर्स आपके बैठेंगे, आप जो चाहेंगे वो होगा, और आप जब चाहें शेयर्स बेच के उस कंपनी से अलग भी कर सकते हैं। तो सर, जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर खरीद लेती है तो ये कंपनी खरीदने वाली हो जाती है होल्डिंग कंपनी, और जिसके शेयर्स खरीदे जाते हैं वो होती है सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी, या यू कैन से पेरेंट कंपनी एंड ऑफ स्प्रिंग कंपनी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए कोई विद्यमान कंपनी आधे से ज़्यादा शेयर्स खरीदकर पेरेंट कंपनी बन जाती है। नई कंपनी इस तरह से विद्यमान कंपनी की सूत्रधारी कंपनी होती है। इस तरह से प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने हेतु जो सहायक कंपनी बनती है उसे हम कहते हैं संतान कंपनी या संतति कंपनी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट एक पेरेंट कंपनी है और गूगल एक सब्सिडियरी कंपनी है। अब गूगल को बहुत बड़ी कंपनी मानते हैं, पर गूगल सब्सिडियरी है अल्फ़ाबेट कंपनी की। इसी तरह TCS एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है, और लेकिन उसकी पेरेंट कंपनी है टाटा ग्रुप। इसी तरह जियो की पेरेंट कंपनी है रिलायंस ग्रुप। इसी तरह व्हाट्सएप कभी अलग होता था लेकिन बाद में उसे फेसबुक ने खरीद लिया। तो व्हाट्सएप हो गया संतति संतान, और फेसबुक हो गया आपका पेरेंट कंपनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं सिद्धियाँ क्या है? व्हाट इज पॉस्टुलेट्स? वेल, पॉस्टुलेट्स का मतलब ये होता है, बेसिकली अकाउंटेंसी करते समय हम कुछ चीज़ें मान के चलते हैं। अगर हम और आप लेखापाल हैं तो कुछ चीज़ों को अपन मान के चलते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वयं सिद्धियाँ। वो तो थंब रूल होते हैं, जैसे जैसे मैचों में अपन मान लेते हैं कि बॉल डायरेक्ट बाहर गई तो 6 माना जाएगा, अभी हमने पहले से मान लिया है। उसी तरह की कोई चीज़ें होती हैं। कहता है वित्तीय विवरण यानी जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसको तैयार करते समय लेखापाल कुछ बातों को स्वयं सिद्ध मानकर चलता है, चाहे उनकी सत्यता संदेहजनक ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, प्रत्येक लेखापाल देश की मुद्रा के रुपए का मूल्य स्थिर मानकर चलता है तथा विभिन्न तिथियों को किए गए लेन देनों में कोई अंतर नहीं करता। मान लीजिए एक सौदा आज हुआ 1 लाख रुपए का, और एक सौदा 2 महीने बाद हुआ 1 लाख रुपए का। इन दोनों में रुपए की वैल्यू स्थिर नहीं है, रुपए की वैल्यू हर दिन ऊपर नीचे होती है, लेकिन हम उन्हें 1 लाख में ही लिखते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि मुद्रा का मूल्य स्थिर रहा होगा। इसी तरह व्यापार की चालू स्थिति की मान्यता के आधार पर स्थायी संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर दिखाते हैं। तो हम लोग जैसे एक ज़मीन है वो हमने 20 लाख की खरीदी, तो हम उसे बैलेंस शीट में 20 लाख पे दिखाते हैं। बाद में लैंड का मूल्य हर साल हर दिन तो नहीं, हर साल ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम उसे कंसीडर नहीं करते बल्कि हम उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मान के दिखाते हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ अजम्पशंस, कुछ कॉन्सेप्ट हम मान के चलते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये जो मानी गई चीज़ें हैं जिनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते, जिनको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो स्वयं सिद्ध हैं, तो ऐसी चीज़ों को सर हम कहते हैं पॉस्टुलेट्स। ठीक है सर। चलिए पॉस्टुलेट्स का देखें एक बार गूगल पे क्या है। टू सजेस्ट और एक्सेप्ट दैट अ थ्योरी और आइडिया इज ट्रू एट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रीजनिंग और डिस्कशन। कहता है किसी थ्योरी को या किसी आइडिया को शुरू में सही मानना, बात ताकि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें। तो एक बार के लिए तो सच मान के चलना, फिर हो सकता है आगे जाके चेंज हो जाए, बट अभी के लिए वो सच है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकेंगे। चलिए सर, अगला क्वेश्चन आ रहा है, अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय से क्या आशय है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सर, ओवरहेड 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सर फिक्स्ड, ठीक है, एक पेन ले लें। एक होते हैं फिक्स्ड, ये खर्चे फिक्स होते हैं, चाहे प्रोडक्शन कितना भी हो ये खर्चा उतना ही रहता है, जैसे रेंट ऑफ द फैक्ट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मशीन्स,
सर एक खर्चा होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब वो होता है जिसमें आनुपातिक परिवर्तन होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज होता है। अगर आपका प्रोडक्शन 20% बढ़ गया तो आपका खर्चा 20% बढ़ जाएगा, जैसे पावर एंड फ्यूल, वेजेस। यानी अगर आपका प्रोडक्शन 20% कम हो गया तो आपका ये खर्चा 20% कम हो जाएगा। तो वेरिएबल यानी परिवर्तनशील आनुपातिक रूप से। सर सेमी वेरिएबल इन दोनों के बीच की कैटेगरी का होता है। सेमी वेरिएबल में चेंज आता है, थोड़ा चेंज आता है, लेकिन प्रॉपर चेंज नहीं आता, अच्छे तरह से चेंज नहीं आता। अगर 20% प्रोडक्शन बढ़ा तो हो सकता है आपका खर्चा 5% या 10% बढ़ जाए। तो ये खर्चा फिक्स भी नहीं हुआ, वेरिएबल भी नहीं हुआ, तो इनके बीच की जो कैटेगरी है कॉल्ड सेमी वेरिएबल। कहता है सर अर्ध परिवर्तनशील उपरिव्यय से तात्पर्य ऐसे ओवरहेड से है जो उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित तो होते हैं परंतु उस अनुपात में नहीं होते। दैट इज, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन बदलेगा तो ये खर्चा चेंज नहीं होगा, चेंज होगा पर उतना नहीं होगा। उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर ऐसे उपरिव्ययों में वृद्धि होती है परंतु ऐसी वृद्धि प्रतिशत अथवा अनुपातिक नहीं होती। यह वृद्धि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की तुलना में नीची दरों से होती है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, पर कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। कहने का मतलब है प्रोपोर्शनेट तो हरगिज नहीं है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल है रिपेयर्स। अब जैसे अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, ऑब्वियस सी बात है मशीनों में टूट फूट बढ़ेगी, लेकिन रिपेयर कोई एग्जैक्ट 20% बढ़ेगी ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन 20% बढ़ेगा तो रिपेयर का खर्चा 20% नहीं बढ़ेगा। या आपके जो टेलीफोन के चार्जेस है, मान लीजिए आपकी सेल 50% बढ़ गई, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके टेलीफोन कॉल्स 50% बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये जो लाइटिंग का खर्चा है वो थोड़ा बढ़ जाएगा पर एग्जैक्ट उतना नहीं बढ़ेगा। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड इस तरह का होता है। सर क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम्स में पहले आई हुई हैं, वापस एग्ज़ाम में आ सकती हैं, वो बात तो है ही है। बट अपन जब पढ़ाई कर रहे हैं, अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आते ही आप तो उसका आंसर सोचा करो। जैसे क्वेश्चन आया आपके सामने, सीमांत लागत विधि की कोई दो सीमा बताइए, गिव एनी टू लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम। अब ये क्वेश्चन सुनते ही आपको दिमाग में इसका आंसर आना चाहिए कि यार क्या होता है। तो दो सिस्टम होते हैं सर कॉस्टिंग के, एक होता है मार्जिनल सिस्टम, एक होता है एब्जॉर्प्शन सिस्टम। होने को तो डायरेक्ट कॉस्टिंग सिस्टम भी होता है। सर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम कहता है कि हम केवल वेरिएबल कॉस्ट पे ध्यान देंगे, फिक्स कॉस्ट पे ध्यान नहीं देंगे। दैट इज, मतलब किसी चीज़ को बनाने में जो एक्स्ट्रा खर्चा आता है उसी को हम कंसीडर करेंगे, जो फिक्स्ड खर्चा होगा उसे हम ध्यान नहीं देंगे। ये सिस्टम होता है सर मार्जिनल कॉस्टिंग का सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या बुराइयां हैं या क्या कमियां हैं, तो इनका कहना है सर पहली तो ये है कि कुल लागत का गलत निर्धारण। कहता है ये जो आपकी टेक्निक है इसके अंदर आप कुल लागत के अंदर फिक्स खर्चों को शामिल नहीं करते, अतः ये कुल लागत का सही चित्र प्रस्तुत नहीं करती। तो अगर आप केवल वो खर्चे देखोगे, जैसे एक यूनिट और बनाएंगे तो जो खर्चा आएगा आप उसे देखेंगे, जो फिक्स खर्चा आ रहा है रेंट, इंश्योरेंस, आप उसे नहीं देख रहे हैं। जो एडिशनल खर्चा आ रहा है केवल आप उसको देख रहे हो। तो जब तक आप फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं करोगे तो टोटल कॉस्ट आपको दिखेगी नहीं। टोटल कॉस्ट तो आपको कॉस्ट ही अपनी सही समझ नहीं आएगी। दूसरा है सर स्टॉक का गलत मूल्यांकन। कहता है कि जब अपन लागत के अंदर फिक्स्ड खर्चों को शामिल ही नहीं करेंगे और स्टॉक का वैल्यूएशन केवल वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर होगा तो आपका स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो जाएगा। सपोज करो किसी चीज़ में 40,000 की वेरिएबल कॉस्ट आई और 20,000 की फिक्स कॉस्ट आई, टोटल आपकी कॉस्ट हुई 60,000 और आपके यूनिट्स हैं 10,000, तो आपकी एक यूनिट की कॉस्ट हुई 6 रुपया। लेकिन अगर आप केवल इस 40,000 को कंसीडर करोगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 4 रुपया। तो आप स्टॉक का एक तरह से अंडर वैल्यूएशन कर लोगे। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं। बेसिकली डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ होती है। तो मेथड में बुराई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मेथड काम का नहीं है, मेथड में कुछ कहीं काम का भी है। ये डिसीजन लेते समय तो मार्जिनल कॉस्टिंग ही काम आती है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कमज़ोर मेथड है। चलिए सर अगला क्वेश्चन आ रहा है, गैर कोष मदे क्या है, उदाहरण दीजिए। व्हाट आर द नॉन फंड आइटम्स, गिव एग्जाम्पल। अब जैसे ही क्वेश्चन आया तो आपको समझ में आना चाहिए कि फंड वाली आइटम्स कौन सी। तो ये चैप्टर फंड फ्लो का क्वेश्चन है। ये फंड फ्लो में क्या होता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसके अंदर कुछ पार्ट तो है नॉन करंट और कुछ पार्ट है करंट, तो उसके अंदर फ्लो जनरेट होगा। जैसे हम शेयर इशू करते हैं सर, ध्यान दीजिएगा, जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, बैंक ऊपर आता है और शेयर कैपिटल नीचे आता है। ठीक है, बैंक ऊपर आता है और शेयर कैपिटल नीचे आता है। अब यहाँ पे जो बैंक है वो करंट आइटम है
और शेयर कैपिटल जो है वो नॉन करेंट आइटम है, इसलिए इस एंट्री में फ्लो उत्पन्न होगा। लेकिन कई अकाउंटेंसी के ट्रांजैक्शन ऐसे भी होते हैं जहाँ फ्लो उत्पन्न नहीं होता, जैसे डेप्रीसिएशन। आप डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो एंट्री होगी डेप्रीसिएशन टू फिक्स एसेट्स, तो दोनों ही अकाउंट नॉन करंट नेचर के हैं तो कोई फ्लो नहीं बनेगा। तो ये कहता है व्यापार में कई आइटमें ऐसी होती हैं जिनसे आपके कहें फंड का किसी तरह का फ्लो नहीं होता, उन्हें आप गैर कोष मध्य कहते हैं। जैसे मूल्यह्रास लगाना, जैसे गुडविल को राइट ऑफ करना। जब आप गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल नीचे आता है, P&L ऊपर आता है, दोनों आइटम में नॉन करंट है, कोई फ्लो नहीं होगा। संचय में हस्तांतरण यानी ट्रांसफर इन रिजर्व्स, जब आप रिजर्व क्रिएट करते हैं तो कोई फ्लो उत्पन्न नहीं होता। या अगर आप डिवेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर देंगे तो भी कोई फ्लो उत्पन्न नहीं होगा। अगर आप डिवेंचर्स का पेमेंट करते तो फ्लो उत्पन्न होता, पर अगर कन्वर्जन करेंगे डिवेंचर्स का शेयर में तो किसी तरह का फ्लो उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है सर, चलिए। प्रशासकीय लागत बजट बनाते समय किन बातों पर ध्यान दिया जाता है? बजटिंग वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। बजटिंग कई तरह के बजट होते हैं, मटेरियल बजट, लेबर बजट, तो ऐसे ही होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बजट। देखें क्या कहता है, यह बजट निर्धारण अवधि में प्रशासनिक कार्यों पर होने वाले व्ययों को दिखाता है। मतलब मान लीजिए आप 2021 का बजट बना रहे हैं तो 2021 में एडमिनिस्ट्रेशन पे होने वाले खर्चों को दिखाएगा ये बजट। इन व्ययों को दर्शाते समय फिक्स्ड और वेरिएबल में विभाजित करके दर्शाना चाहिए। यानी अगर आप ये बजट तैयार कर रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कितना खर्चा तो फिक्स है जो ऑफिस में होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में फिक्स खर्चा होगा, और कितना खर्चा ऐसा है जो वेरिएबल नेचर का है। इन व्ययों का अनुमान संबंधित विभाग की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। बजट का मतलब ही अनुमान होता है। तो आप देखेंगे कि आप किस विभाग की बात कर रहे हैं और उस विभाग के प्रशासन में कितना खर्चा आएगा, तो आप विभाग की ज़रूरतों के हिसाब से अनुमान लगाएंगे। इसमें लेखा एवं वित्तीय कार्यालय के व्यय एवं प्रबंधकों के वेतन आदि को शामिल किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें देखिए आपका जो ऑफिस होता है जहाँ अकाउंट्स भी संभाले जाते हैं और जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनकी सैलरी वगैरह, तो ये सबको ध्यान रखा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? तो पहली तो आप इस बात का ध्यान रखोगे कि आप जिस डिपार्टमेंट को बना रहे हो उसकी आवश्यकताएं क्या हैं। दूसरा ये ध्यान रखोगे कि फिक्स खर्चे को अलग और वेरिएबल खर्चे को अलग दिखाओगे। और साथ ही साथ आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट और मैनेजर वगैरह की सैलरी का ध्यान रखोगे बजट बनाते समय। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन है, शून्य आधार बजट की मुख्य विशेषताएं बताइए। नेम एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ जीरो बेस बजटिंग। सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जीरो बेस बजटिंग। मान लीजिए कि किसी कॉलेज में पिछले साल बच्चों की पढ़ाई पर 5 लाख रुपए खर्च हुआ। मान लीजिए 5 लाख रुपये, प्राइवेट कॉलेज है, 5 लाख रुपये खर्च हुआ। तो इस बारे में मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हमें 5 लाख या 5.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो आपने अब क्या किया कि पिछले खर्चे को बेस मान लिया और पिछले खर्चे से के लिए उसके बराबर अमाउंट या उससे 10% ज़्यादा मांग लिया। लेकिन कई बार क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो कहते हैं हम आपको 5 या 5.5 कुछ नहीं देंगे, आप एक एक आइटम लिख के आओ कि आपको पैसे की ज़रूरत क्यों है। आप आइटम लिखो, अमाउंट लिखो और आपको ज़रूरत क्यों है वो लिखो। पहले कितना हमने दिया कितना नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक फ्रेश बजट बना के आओ कि किस आइटम के लिए आपको क्यों रुपए चाहिए और कितने रुपए चाहिए। तो जीरो बेस में क्या होता है, आपका पीछे का बेस खत्म हो जाता है। पहले कितना मांगा गया कितना मिला उससे कोई मतलब नहीं है। जीरो बेस बजट में नई शुरुआत होती है सर, इसको सनसेट बजटिंग बोलते हैं कि पहले जो हुआ वो डूब गया, उसको छोड़ो आप, अब तो नई बात करो सर। शून्य आधार बजटन की मुख्य विशेषताएं हैं, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि अमुक इकाई को व्यय करने की क्या आवश्यकता है। दैट इज टॉप मैनेजमेंट ये पूछता है उनसे कि आप क्यों चाहते हो, अमाउंट आपको क्यों चाहिए। चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि अमुक इकाई ने क्या विशिष्ट लागत प्रस्तुत की है, प्रत्येक विभाग या इकाई के लक्ष्य संस्था के लक्ष्यों से संबंधित है। दैट इज वहाँ पे जो खर्चा मांगेगा ना, वो खर्चा मांगेगा तो हम ये सोचेंगे कि वो कौन से गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और वो गोल संस्था के गोल से मैच खाते हैं या नहीं खाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संचालन वर्ष में बजट समायोजन किए जा सकते हैं। जीरो बेस में क्या होता है, हमने उनसे पूछ लिया, उन्होंने बता भी दिया, हमने बजट सैंक्शन भी कर दिया, पर बाद में फिर से जरूरत के हिसाब से कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं सर। और वैकल्पिक तरीकों पर विचार किया जाता है
वैसे जीरो बेस बजटिंग का मैंने जो शुरू में बताया वो बिल्कुल सही था। उसमें ये होता है कि आपका पुराना हिस्ट्री क्या रहा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बिल्कुल नए सिरे से बताना होता है कि आपको बजट क्यों चाहिए, ठीक है, क्यों चाहिए, ये पहले पॉइंट में आ गया। फिर थर्ड पॉइंट में जैसे ये लिखा है कि टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि आपके जो टारगेट्स हैं वो जो संस्था के होल टारगेट्स हैं उनसे मैच होते हैं या नहीं होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट किया जाता है और तरह तरह के कहें ऑप्शन सामने आते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए, इसके बाद है श्रम उपदक्षता विचरण कब शून्य होगा, व्हेन विल द लेबर सब एफिशिएंसी विल बी ज़ीरो। सर आप वेरियांस एनालिसिस करेंगे, वेरियांस एनालिसिस वाला चैप्टर करेंगे, तो उसके अंदर एक होता है मटेरियल वेरियांस, एक होता है लेबर वेरियांस। लेबर में लास्ट में जाके आता है सब एफिशिएंसी वेरियांस है, जिसको यील्ड वेरियांस भी बोलते हैं। तो अगर जितने घंटे लगने चाहिए थे, मान लीजिए कोई काम है, वो काम 500 घंटे में होना चाहिए और एग्जैक्ट अगर वो 500 घंटे के अंदर ही हुआ, यानी आपके कहीं कोई काम जितने समय में होना चाहिए था एग्जैक्ट उतने ही समय में काम हुआ, तो फिर आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल ठीक है, ना आपकी एफिशिएंसी प्लस में है ना माइनस में है, किसी तरह का कोई वेरिएंस नहीं है। तो इसका आंसर है जब टोटल स्टैंडर्ड आवर्स व टोटल एक्चुअल आवर्स बराबर हों तो लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस जीरो होगा। लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस एक ही बात है, ये दोनों बराबर होते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और हैं। अधिलाभों के पूंजीकरण द्वारा ख्याति के मूल्यांकन का सूत्र लिखिए। वेल अगर गुडविल वैल्यूएशन आप कर रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100 ये फॉर्मूला है सर। जैसे हमारा बिजनेस मान लीजिए औरों से 1 लाख ज़्यादा कमा रहा है, हमारा बिजनेस औरों से 1 लाख ज़्यादा कमा रहा है, और अगर इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट की रेट या कमाई की रेट 10% मानी जाए तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी गुडविल 10 लाख की है, क्योंकि हम लोगों से 1 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहे हैं। तो डेफिनेट अगर 10% की रेट को नॉर्मल रेट माना जाए तो 10 लाख रुपए गुडविल मानी जाएगी। तो सूत्र आपके लिए ये है सर, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट लिखो ऊपर, नीचे लिखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई करो 100। बात ये होती है सर क्वेश्चनों में कि आपको मौके पे चीज़ याद आनी चाहिए, ठीक है सर। चलिए लास्ट है सर, प्रबंध लेखापाल के कोई 4 कार्य बताइए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपकी बुक है उसमें अगर आप अकाउंटेंट बन गए, ठीक है, एक तो होता है अकाउंटेंट और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो वो क्या 4 काम करेगा, तो आप देखिए उसके काम। पहला, सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट होते हैं, उसको वो अपनी तरह से प्रेजेंट करेगा, अपनी तरह से वो रेशियो एनालिसिस करेगा, कैश फ्लो एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, बजट मेकिंग। तो एक तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण करना। दूसरा, प्रबंध में सहायक, सर डिसीजन मेकिंग में वो मदद करता है, हमें क्रेडिट सेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें इन्वेंट्री कहाँ से लेनी चाहिए, इन्वेंट्री का कौन सा लेवल सेट करना चाहिए, कैपिटल के सोर्स से लेना चाहिए, तो वो डिसीजन मेकिंग में मदद करता है सर। आंकड़ों का लेखन, डेटास को वो नोट भी करता है, किस डिसीजन का क्या प्रभाव हुआ, किस टेरिटरी में सेल करना सही रहा गलत रहा। और नियोजन और पूर्वानुमान में सहायता, सर प्लानिंग में मदद करता है, और पहले से फॉरकास्टिंग में मदद करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट के ये 4 काम हैं जो रूटीन कामों से अलग है। रूटीन अकाउंटेंट अलग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट थोड़ा सा सीनियर लेवल का बंदा होता है। चलिए, होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा, इनको सुनिए। ये 10 क्वेश्चन है, ऐसे रोज क्वेश्चन आएंगे, आप उनको तैयार कीजिए, आपका पेपर अच्छा